तो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो है हमारा जो विशेष टॉपिक चल रहा है वो राज्य व्यवस्था से संबंधित है या संविधान से संबंधित है। ये केवल एसआई के लिए नहीं है, आप जितने वनडे से लेकर के उच्चतर परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। मेरा जो टॉपिक इस समय चल रहा है वो संसद से रिलेटेड है। आप देखेंगे पिछले संसद को हमने फॉरवर्ड किया था, फिर इसका जो होता उसके जो पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया। आज जो है संसद के कुछ शब्दावलियां हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। आप देखिएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज का जो टॉपिक है वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और अपने विगत प्रश्नों का अगर आप विश्लेषण करते हैं, उसको समझते हैं, तो आपको लगेगा कि इस हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। आपका ये टॉपिक देखा जाए तो वास्तव में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहतर टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसका गहनता के साथ और ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन किया जाए। आप देखिएगा इसका पहला टॉपिक हमने बनाया हुआ संयुक्त अधिवेशन, और इसको हमने अनुच्छेद या आर्टिकल 108 में रखा हुआ। आप जानते हैं संयुक्त अधिवेशन का नाम सुने होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है एक संसद के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है वो क्या, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना मतलब बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। और संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता, अधिवेशन क्यों बुलाया जाता, इसका उद्देश्य ये रहता है कि यदि सदन में किसी विधेयक को लेकर के यदि दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या कोई विधेयक आता है, दूसरा सदन उस विधेयक को पारित नहीं करता, 6 महीने तक अपने पास रख लेता, इस संदर्भ में जो होता है उस विधेयक को पारित करवाने के लिए या उस विधेयक को लेकर के मतैक्य मतलब एक दूसरे के मत को एक तरीके से कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए ये जो होता संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति क्या करता, आहूत करता। आहूत मतलब बुलाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता, भारत कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो होता है साधारण विधेयक या साधारण मामले के लिए होता है, न कि संविधान संशोधन या धन विधेयक के लिए। एक बार फिर सुनिएगा, जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया, संयुक्त का मतलब क्या होता है, मतलब दो व्यवस्थाएं जो होती है उनको एक साथ जोड़ना क्या होता है आपका, संयुक्त होता है आपका। तो ये अधिवेशन होता है, इनका उद्देश्य ये रहता, हमने कहा कि अगर साधारण मामले के कोई भी विधेयक है और उस विधेयक को लेकर के सदन में कहीं भी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए या दोनों सदनों की इस विधेयक के संदर्भ में सहमति को व्यक्त करने के लिए इस संदर्भ में जो होता संयुक्त अधिवेशन कहा गया है अनुच्छेद 108 में, जिसे बुलाने का अधिकार, आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है, आपका अध्यक्षता करता है। अगर वो नहीं रहता तो उपाध्यक्ष करता है आपका। इस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ती है। अभी तक पूरे भारतीय अगर देखा जाए और स्वतंत्रता के बाद तो संयुक्त अधिवेशन सिर्फ 3 बार आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, जब 1960 में दहेज को प्रतिषेध करने के लिए, रोकने के लिए जब अधिनियम लाया गया तो सदन में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुआ, जिसके लिए राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, आप देखिएगा यहाँ पे उन्होंने संयुक्त अधिवेशन को बुलाया। बैंक सेवा आयोग विधेयक, जब ये विधेयक आया तो दोनों सदनों में क्या हुआ, फिर से एक बार मतैक्य कह सकते हैं कि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई। फिर हमने क्या किया, बैंक सेवा आयोग के संदर्भ में भी क्या हुआ, संयुक्त अधिवेशन लाया गया। फिर आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, विपक्षी ने या सदन में जो भी थे उन्होंने इतना विरोध किया, उस विरोध को देखते हुए क्या हुआ, सदन में इस विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन कहा। तो संयुक्त अधिवेशन पूछा जाए अब तक कितने बार बुलाया गया, तो 3 बार बुलाया गया आपका। कितनी बार, 3 बार। कौन कौन है, आप देखिएगा दहेज प्रतिषेध विधेयक, बैंक सेवा आयोग और आतंकवाद निवारण। तो ये हो गया आपका संयुक्त अधिवेशन हो गया। अब आते हैं दूसरा बना हुआ आपका भारत की संचित निधि। संचित निधि का मतलब क्या होता है, निधि का मतलब होता है कोष होता है, और संचित का मतलब होता है जो हम एकत्रित करके रखें। जैसे आप अपने पास पैसे को संचित करके रखते हैं, वैसे ही भारत सरकार भी क्या करती है, पैसे को संचित करके रखती है। आप देखिएगा आर्टिकल 266 दो जगह है, इन दोनों में क्या, भारत की संचित निधि, और इसी आर्टिकल 266 के अंतर्गत क्या, भारत का लोक लेखा निधि भी है। ये जो निधि है ये फंड है एक तरीके से, क्या आपका
फंड है एक तरीके से। तो संचित निधि का मतलब ये हो गया है कि भारत सरकार के पास जो भी, चाहे ऋण द्वारा चाहे किसी भी द्वारा जो उनके पास रखा गया कोष होता है उसे क्या बोलते हैं आपका संचित निधि कहते हैं। और संचित निधि पे जो होता है दो प्रकार का व्यय होता है, ध्यान दीजिएगा। संचित निधि पे दो प्रकार का व्यय होता है, एक होता है भारित व्यय होता है, एक क्या होता है भारित व्यय होता है, और दूसरा जो होता है आपका व्यय होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका परियोजना से संबंधित होता है, ये योजना से संबंधित होता है, यानी उत्पादन से संबंधित हो, परियोजना से संबंधित। संचित निधि पे दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक भारित व्यय होता है, क्या होता है व्यय होता है। भारित व्यय का मतलब हो गया है कि ऐसा व्यय जिसके लिए संसद के पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, संचित निधि से 1 रुपये तभी निकाला जा सकता है, न्यूनतम 1 रुपया, अर्थात 1 रुपया भी निकालना होगा तो आप संसद की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता होती है। जब तक संसद पूर्व मतलब पहले अनुमति नहीं देगा तब तक संचित निधि से 1 रुपया भी निकाला नहीं जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि दो प्रकार के व्यय में बांटा गया, एक भारित व्यय हो गया, क्या होगा आपका व्यय हो गया। भारित व्यय के अंतर्गत जो होता है जितने भी आपका संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जो भी हो गया, जो भी राष्ट्रपति हो गया या आपको जितने भी संसद के पदाधिकारी हो गए या उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए आपका, ठीक है, ये जो इनके जो वेतन भत्ते होते हैं संचित निधि पे क्या होता है भारित होते हैं, तो हर महीने में निकलता है। तो हर महीने में संसद की अनुमति लेना व्यवहारिक नहीं दिखाई देता, इस नाते इसे क्या कहा गया भारित व्यय कहा गया। और भारित व्यय मानते हुए क्या किया गया, इन्हें वास्तव में संसद की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, अर्थात भारित व्यय के संदर्भ में संसद की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। भारित व्यय को छोड़ करके जो अन्य प्रकार के व्यय हैं वो सभी व्यय के लिए क्या होता है संसद की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता होती है, अर्थात संसद के अनुमति के बिना संचित निधि से 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते हैं। इसमें भारित व्यय को छोड़ करके इसका प्रावधान किसमें, आर्टिकल 266 में। ठीक, अब आते हैं भारत का लोक लेखा निधि। पब्लिक अकाउंट फंड होता है आपका। लोक लेखा निधि मतलब जनता के जो पैसे एकत्रित करके रखे गए हैं उसे क्या बोलते हैं, भारत का लोक लेखा समिति कहते हैं, पब्लिक अकाउंट फंड कहते हैं। ये भी आर्टिकल 266 में। अगर इस लेखा से पैसा निकालना हो तो संसद की अनुमति की अनिवार्यता नहीं होती, अर्थात ध्यान दीजिएगा, भारत के लोक लेखा निधि से पैसा निकालना होगा तो संसद की अनुमति की अनिवार्यता नहीं होगी, लेकिन भारत की संचित निधि पे अनिवार्यता होती है भारित व्यय को छोड़ करके। नेक्स्ट है भारत का आकस्मिक निधि, ये आर्टिकल 267 में। आकस्मिक निधि जो होता है, नाम लग रहा है आकस्मिक, मतलब देश में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बाढ़ आ गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, तत्काल पैसे की आवश्यकता है, तो सदन की हमेशा तो बैठक होती नहीं है, सत्र तो चलता नहीं है, जब सत्र चलता तभी पैसा निकाला जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के अधीन अनुच्छेद 267 में, राष्ट्रपति के अधीन, किसके अधीन, राष्ट्रपति के अधीन जो होता है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया। आकस्मिक निधि मतलब कोई आकस्मिक परिघटना देश के सामने आता है तो उस परिघटना से क्या भारत निपट सके, हमारा देश निपट सके, इसी नाते क्या आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया। इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार की निधि हो गई, 266 में 2 है, भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा निधि और भारत की आकस्मिक निधि। इसमें संचित निधि से भारित व्यय को छोड़ करके कोई भी व्यय किया जाएगा तो संसद की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता होती है, लेकिन लोक लेखा समिति और आकस्मिक निधि इसमें संसद की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं होती है। अब आते हैं लोकसभा में सरकार का अविश्वास का मतलब सीधा सा हो गया है कि सत्ता या शासन जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं उसमें जनता का विश्वास न होना। जनता का विश्वास का मतलब होता है कि जो निम्न सदन होता है उसे जनता का सदन कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है विपक्ष द्वारा सत्ता के विपक्ष में लाया जाता है कि वो सत्ता में होते हुए भी उसमें जनता का अर्थात निम्न सदन का विश्वास नहीं है, तो विश्वास प्रस्ताव जो होता है सत्ता पक्ष द्वारा क्या हो जाएगा, ला करके सिद्ध किया जाता है कि हमारे पास विश्वास है आपका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अविश्वास का मतलब हो गया है कि यदि लोकसभा अनुच्छेद देखिएगा, हम बताए थे पिछले में 75 के थर्ड में, किसमें, अनुच्छेद 75 के थर्ड में कहा गया कि लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, आपका
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा तो इसका मतलब सीधा सा मतलब हो गया है कि जब तक लोकसभा में मंत्रिपरिषद का विश्वास है तभी मंत्रिपरिषद रहेगी, वरना समाप्त हो जाएगी। तो ये कंडीशन होता है। धन्यवाद प्रस्ताव आप जानते हैं, राष्ट्रपति जब सदन में आते हैं और अपना अभिभाषण दे के चले जाते हैं तो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित हुआ तो माना जाएगा कि वास्तव में क्या हो गया कि समस्या है, सरकार का सदन में बहुमत नहीं है। दूसरा, धन विधेयक का अस्वीकार करना। आप जानते हैं धन विधेयक लोकसभा में पूरा मतलब पहले लाया जाता है। अगर लोकसभा में धन विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया तो माना जाएगा मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत या विश्वास नहीं है, तो अविश्वास माना जाएगा। निंदा या स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाना। अगर निंदा या स्थगन प्रस्ताव सदन में पारित हो गया तो भी माना जाएगा क्या है कि सरकार में अविश्वास है, अर्थात सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है। कटौती प्रस्ताव पारित करना। अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो गया तो भी क्या होगा? अविश्वास माना जाता है। तो अविश्वास, ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सा मतलब हो गया है कि विपक्ष द्वारा लाया गया एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें यह दर्शाया जाता है कि सत्ता पक्ष अर्थात मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है सदन में, लोकसभा में लाया जाता है, तो सत्ता पक्ष जो होता है विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तब तो सरकार बने रहेगी, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, अर्थात त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब आते हैं सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। आप जानते हैं आपका अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगा राष्ट्रपति के एड एंड एडवाइस, सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। वही 75 में कहा गया है, थर्ड में कहा गया सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से क्या होगा? प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के प्रति इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सहायता पे ही राष्ट्रपति करता है। इस नाते व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप में क्या होता है? लोकसभा के प्रति। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। आप जानते हैं धन विधेयक मतलब जिसमें धन हो आपका, जैसे कर से संबंधित कोई भी विधेयक लाएगा धन विधेयक हो गया, जिसमें कर का उत्साधन मतलब कर को लगाना, समाप्त करना, ये सब शामिल होता है। केंद्र सरकार को उधार, ये भी धन है। संचित निधि, आकस्मिक निधि में पैसा जमा करना या फिर क्या करना? निकालना, ये सब जो होता आपका ये आ जाता आपका किसके अंतर्गत आता? ये भी धन विधेयक। संचित निधि पे भारित व्यय भी किसमें आता? धन विधेयक। तो धन विधेयक ऐसा होता कि जो धन से संबंधित होता, अर्थात कहीं ना कहीं क्या जाता है? धन से संबंधित होने के नाते से धन विधेयक कहा जाता। वित्त विधेयक अनुच्छेद 170 में दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा हुआ वित्त विधेयक अनुच्छेद 170 में। इसकी खासियत है वित्त विधेयक में साधारण मामले भी होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है? धन विधेयक होता है। ये दोनों ही विधेयक देखा जाए, धन विधेयक अगर देखा जाए स्पेशली जो होता ये राष्ट्रपति की ओर से आता। ये कहाँ से आता? राष्ट्रपति की ओर से आता। ये भी कहाँ आता है? राष्ट्रपति की ओर से आता। ध्यान दिया जाएगा, ये भी दोनों विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की ओर से आते हैं। और सबसे पहले अगर देखा जाए पूरा स्थापित, पूरा स्थापित का मतलब होता है सबसे पहले जो होता है ये आता है लोकसभा में। कहाँ आता है? लोकसभा में आता है आपका, सबसे पहले लोकसभा में। धन विधेयक जो होता है लोकसभा का एकाधिकार होता है, लोकसभा में आएगा। और अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। 14 दिन के बाद धन विधेयक क्या हो जाएगा? अपने आप पारित माना जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका व्याख्या जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान दीजिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? इसको परिभाषित करता है या इसकी व्याख्या कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता। आता है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। पहले कहा आता लोकसभा में, लेकिन इसको परिभाषित कौन करता है? आपका अध्यक्ष करता। एकाधिकार किसका होता? लोकसभा का। राज्यसभा क्या कर सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन बाद विधेयक अपने आप माना जाता है पारित। लेकिन वित्त विधेयक में धन विधेयक की अपेक्षा कुछ अंतर है। लाया जाएगा राष्ट्रपति की ओर से, पारित होगा सबसे पहले लोकसभा में, लेकिन अगर राज्यसभा में वैसे ही पारित नहीं हुआ जैसे लोकसभा में, तब तक धन विधेयक को पारित नहीं माना जाएगा। इसकी कोई व्याख्या करने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती है। एक आपका बहुत कंफ्यूजिंग वाला आपका टॉपिक आपका आता है, पॉइंट आता है कि सभी धन विधेयक क्या है? आपका वित्त विधेयक है।
सभी धन विधेयक क्या वित्त विधेयक है, अर्थात पहला धन कभी दे देता कंफ्यूजिंग, वित्त विधेयक धन विधेयक क्या है, तो सभी धन विधेयक क्या आपका वित्त विधेयक है। इस नाते पहले पॉइंट में आप देखिएगा ध दिखिएगा, इससे पता चल जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका वी, धवी, ठीक है, या धोबी ध्यान रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा धन और अविधेयक, इन्हीं ये वित्त हो जाएगा, यानी सभी धन विधेयक क्या है वित्त विधेयक है, ठीक है। तो धन विधेयक जो होगा धवी देखते हैं, धवी में देख लेते हैं धन विधेयक, शुरुआत वाला लाइन क्या होगा, सभी धन विधेयक क्या होते हैं वित्त विधेयक होते हैं, धन भी, ये पहले लाइन में ध्यान रखिएगा। और लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, यानी अब क्या होगा, इसको कह दिएगा कि सभी वित्त विधेयक, पहले क्या आ जाएगा वो आ जाएगा वी आ जाएगा, और यहाँ पे धन ले लेते हैं विधि, विधि मान लेते हैं आपका, विधि मान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक से याद करना है, जैसे भी याद करना है कि सभी धन विधेयक ही वित्त विधेयक होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं आपका एक होगा गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति का मतलब जो होता है, इसका जो है अनुच्छेद 100 में दिया गया आपका। गणपूर्ति या कोरम का मतलब होता है कि जब सदन की कार्रवाई संचालित होती है, आप जानते हैं लोकसभा या राज्यसभा जो भी होती है, सदन की कार्रवाई जो होती है संचालित होती है, तो संसदीय नियम में निर्धारित किया गया है कि अगर टोटल सदन के जो सदस्य होते हैं उनके 1/10 सदस्य अगर रहेंगे तभी सदन की कार्रवाई की जाएगी, वरना नहीं। तो इसी 1/10 को क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। कि अगर जो लोकसभा होगा, मान लीजिए लोकसभा हमने ले लिया, फिर क्या होगा आपका राज्यसभा ले लिया। अब हमने कहा कि जो लोकसभा है, लोकसभा में हमने कहा कि मान लीजिए 552 सदस्य हो गया, ठीक है, तो इसका 10% निकाल लेंगे, ठीक है। राज्यसभा में 250 है, तो इसका 10% मतलब 25 सदस्य के आसपास। अगर 25 से कम रहेंगे तो राज्यसभा की कार्रवाई नहीं होगी। अगर लोकसभा में जो होता है लगभग 55 के आसपास मान लेते हैं, अगर 55 से कम रहेंगे तो लोकसभा की कार्रवाई नहीं होगी। तो गणपूर्ति का सीधा सा मतलब हो गया कि यदि किसी समय पीठासीन अधिकारी, मतलब जो संसद की राज्यसभा लोकसभा की अध्यक्षता करता है, वो बैठकों के आयोजन करता है, तो जो सदन है उस सदन में सदस्यों की संख्या अगर 1/10 नहीं है तो उनकी जो होता है कि ना तो कोई निर्णय लिया जाएगा, न ही बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसी को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। 1/10 सदस्य कोरम में माना जाता है। अनुच्छेद आपका 100 में है। लोकसभा के संदर्भ में 55 सदस्य होना चाहिए लगभग, राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए। अब आते हैं स्थगन। आप जानते हैं स्थगन जो होता है ये सिर्फ बैठक को क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आप जानते हैं जब भी संसद की कार्रवाई होती है तो कुछ समय के लिए कहा जाता है कि संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई। जब भी पक्ष लड़ना शुरू करते हैं या पेपर फाड़ना फेंकना शुरू करते हैं या जूता फेंकना शुरू करते हैं या कर सकते हैं असंसदीय मर्यादाओं का कर सकते हैं कि अमर्यादाओं का पालन करने लगते हैं, तो इस नाते स्थगित किया था। तो ये सिर्फ बैठक समाप्त होता, फिर क्या होता दोबारा आ जाता। दूसरा है सत्रावसान। सत्रावसान में क्या होता है, पूरा सत्र ही क्या होता है समाप्त हो जाता। 3 सत्र होते हैं, आप जानते हैं। बजट सत्र होता है, फिर शीत सत्र होता है, फिर ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। तो इस तरीके सत्रावसान करेगा राष्ट्रपति, ये ध्यान दीजिएगा। ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जबकि जो बैठक को समाप्त करता है वो कौन करता है, आपका कह सकते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का मतलब हो गया आपका पीठासीन अधिकारी का मतलब सीधा से मतलब हो गया कि सभापति या आपका क्या होता अध्यक्ष जो होते हैं। विघटन का मतलब होता है कि जो विद्यमान सभा आपका जो लोकसभा है उसका पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है चुनाव करके हम नए क्या करते हैं, नए सभा का पुनर्गठन करते हैं। तो विघटन में क्या होता है, पूरी आपका लोकसभा क्या होती है, विघटित हो जाती है। आप जानते हैं लोकसभा का विघटन होता है, न कि राज्यसभा का। राज्यसभा के अस्थायी सदन है ना, एक ऐसा सदन है, अस्थायी सदन है, विघटन योग्य नहीं है। अर्थात राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। किसका होता है, लोकसभा का होता है। तो विघटन में पूरी सभा का जीवन काल ही क्या होता है, समाप्त होता है। तो स्थगन में सिर्फ बैठक समाप्त होता है, सत्रावसान में पूरा सत्र समाप्त हो जाता है बैठक के साथ। विघटन में पूरी विधानसभा मतलब लोकसभा जो होता है उसका जीवन काल समाप्त होता है। पुनः चुनाव करते हैं, पुनः क्या करते हैं, इसका गठन करते हैं। लोकसभा का जो होता है विघटन होता है, न कि राज्यसभा। इस तरीके से क्या होता है, ये डायमेंशन शामिल होता है। जय हिंद।